हाय फ्रेंड्स, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम नया अध्याय शुरू करेंगे। अध्याय 18 शरीर द्रव तथा परिसंचरण। इसमें हम क्या क्या देखेंगे? रुधिर के बारे में, लसिका, उत्तक द्रव, परिसंचरण पथ, द्विपरिसंचरण, हृदय क्रिया का नियंत्रण, परिसंचरण से संबंधित रोग। शुरू करते हैं आज की क्लास। अब तक आप सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण या अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। क्या कहा गया है कि ऊतकों के सुचारू कार्य हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन क्या है? आवश्यक है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीकों से विकसित हुए हैं। सरल प्राणी जैसे स्पंज व सिलेंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। क्या? रक्त। आगे एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में आप रुधिर व लसिका के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। नेक्स्ट अपना रुधिर, जिसे रक्त बोलते हैं, खून बोलते हैं, इंग्लिश में ब्लड कहते हैं। रक्त एक विशेष प्रकार का उत्तक है। क्या है? एक उत्तक है। रक्त क्या है? एक उत्तक। इसमें द्रव आधात्री मैट्रिक्स, प्लाज्मा, प्लेज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। परद्रव एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो कि रक्त के आयतन का लगभग 55% है। प्लाज्मा कितना है रक्त के आयतन का? 55%। इसके मैंने हर बार बोला है, एनसीईआरटी के हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है। आप इसको सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। अपना क्लास 11th की एनसीईआरटी बायोलॉजी लगभग कंप्लीट होने को है, बस लास्ट के चैप्टर चल रहे हैं। आप ये पूरी प्लेलिस्ट को 2 की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे करके सुनते रहिएगा। आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से याद हो जाएगी। बार बार सुनते रहिएगा। ये इसके लेक्चर इकट्ठे हैं। प्लेलिस्ट जब भी टाइम मिले प्लेलिस्ट चलाओ और सुनो, क्योंकि इसका हर एक वर्ड क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको ये बोर्ड के एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि ये आगे कंपटीशन एग्जाम, चाहे वो नीट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जहाँ पर भी बायो है वहाँ पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही आएंगे। तो इसमें ये क्या बताया गया है? ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इनको अच्छे से सुनिएगा। रक्त के आयतन का कितना है प्लाज्मा? 55%। परद्रव में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ है। क्या कहा गया है? इसमें 90 से 92% क्या है? जल, और 6 से 8% क्या है? प्रोटीन पदार्थ। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं। क्या? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं अलग अलग प्रकार से, जैसे ये दे दिया ग्लोबुलिन क्या है? एक प्रोटीन है। या फिर प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन है? ऑप्शन दे दिए, तो क्या आएंगे? फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन। रिपीट कीजिएगा मेरे साथ ये नाम, फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन तथा एल्ब्यूमिन। आगे देखते हैं। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या संकंदन में होती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन हेल्प करता है? फाइब्रिनोजन। रक्त की थक्का बनाने में कौन हेल्प करेगा? फाइब्रिनोजन। ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर
के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग प्रासरणीय संतुलन के लिए होता है। ग्लोबुलिन का प्रयोग किसके लिए होगा? शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के लिए। तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग किसके लिए होगा? प्रासरणीय संतुलन के लिए। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से याद हो गया होगा। प्लाज्मा के अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, हाइड्रोकार्बोनेट, क्लोरीन नेगेटिव इत्यादि भी पाए जाते हैं। प्लाज्मा में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? सोडियम पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, HCO3, क्लोरीन नेगेटिव इत्यादि खनिज भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा संकंदन के लिए अनेक कारक परद्रव के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का संकंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। ये बात ध्यान से है। सीरम किसे कहेंगे? बिना थक्का संकंदन कारकों के प्लाज्मा को, जिसमें थक्का बनाने वाले कारक निकाल लिए जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सीरम। सीरम किसको कहेंगे? बिना थक्का संकंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। आगे है संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ लाल रुधिर कणिका, इराइथ्रोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट तथा पट्टिकाणु प्लेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। क्या कहा गया है? रिपीट करते हैं। लाल रुधिर कणिका, इराइथ्रोसाइट, श्वेताणु, ल्यूकोसाइट, पट्टिकाणु प्लेट्स को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। चित्र 18.1 में दिखाया गया है और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। कितना बनाते हैं? 45%। चित्र देखते हैं हम। ये क्या है? रक्त में संगठित पदार्थ। रक्त में संगठित पदार्थ ये क्या है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ये क्या दिखाई गई है? प्लेटलेट्स। इशोनोफिल बाइलोब्ड होती है, मतलब 2 लोबों वाली होती है। ये बेजोफिल है। ये फिर क्या है? न्यूट्रोफिल मल्टीलोब्ड। लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। आगे देखते हैं। इराइथ्रोसाइट रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रति घन मिलीलीटर में होती हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इराइथ्रोसाइट की संख्या, रक्ताणु की संख्या कितनी है? 50 से 50 लाख प्रति घन प्रति मिलीलीटर, मतलब 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीलीटर। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। वयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। जब बड़े हो जाते हैं, लाल रुधिर कणिकाएं किस में बनेगी? लाल अस्थि मज्जा में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वयस्क का है। क्या है? वयस्क का। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते, मतलब आरबीसी में केंद्रक नहीं होता। रक्ताणु में अधिकतर लाल स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या नहीं होता? केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित। इनकी आकृति उभयावतल बाइकनकेव होती है। इनकी आकृति कैसी होती है? उभयावतल या बाइकनकेव होती है। इनका लाल रंग एक लोहा युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है? लोहा युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रंग किसके कारण होगा? लोहा युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन के कारण। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना खून पाया जाएगा? 12 से 16 ग्राम। कितना? 12 से 16 ग्राम। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु कितनी होगी? 120 दिन। कितनी? 120 दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा लाल रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान में होता है। इनका विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में, जिसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है। इनका विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में, जिसे लाल रक्त कणिकाओं का कब्रिस्तान कहा जाता है।
जैसे मैंने बोला कि एनसीईआरटी का हर एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, आपने भी ये नोटिस किया होगा कि वर्ड टू वर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें बताई गई हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात नहीं है इसमें। आगे देखते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। क्या कहा गया है? ल्यूकोसाइट है, उसमें हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम, औसतन 6000 से 8000 प्रति घन मिलीलीटर रक्त होती है। ल्यूकोसाइट की संख्या कितनी होगी? 6000 से 8000, और लाल रक्त कणिकाओं की 5 से 50 लाख तक। सामान्यतः ये कम समय तक जीवित रहती हैं। मतलब कितने समय तक जीवित रहेगी? कम समय तक। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाणु ग्रेनुल्यूकोसाइट जिसमें कण प्रेजेंट हो, अकण कोशिका ए ग्रेनुल्यूकोसाइट जिसमें कण एब्सेंट हो। न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाणु के प्रकार हैं। क्या है? न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल और बेसोफिल क्या है? कणिकाणु के प्रकार। जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकण कोशिका के प्रकार है। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट क्या है? अकण कोशिका के प्रकार। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक लगभग 60 से 65% तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम लगभग 0.5 से 1% होती है। क्या कहा गया है इसमें? जो श्वेत रुधिर कोशिकाएं में न्यूट्रोफिल की संख्या है वो सबसे कम होती है, लगभग 60 से 65% तक, तथा बेसोफिल संख्या में जो श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल की संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। कितनी होगी? 60 से 65% तक, तथा बेसोफिल संख्या में सबसे कम होगी, 0.5 से 1% तक। आगे है न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका है। क्या? न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट है वो क्या है? भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले ब्रह्मजीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण का बचाव करती है। एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट 20 से 25% मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, बी तथा टी। बी और टी दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। लिम्फोसाइट किसके लिए उत्तरदायी है? शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट अपना पट्टिकाणु। पट्टिकाणु प्लेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा के विशेष कोशिका के टुकड़ों के विखंडन से बनती है। पट्टिकाणु है उनको थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइट। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों के विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीलीटर होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है जिनमें अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने स्कंदन में सहायक होती है। प्लेटलेट की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जवाओं में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्तस्राव होता है। नेक्स्ट अपना रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप। जैसा कि आप जानते हैं मनुष्य का रक्त एक जैसा दिखते हुए भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त कई तरीकों से समूहीकरण किया गया है जिनमें से 2 मुख्य समूह हैं, ABO तथा RH का उपयोग पूरे विश्व में होता है। अब देखेंगे हम ABO समूह है। ABO समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। क्या कहा गया है? जो ABO समूह है वो लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर 2 प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर होता है। यह एंटीजन A तथा
बी है जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी एंटीबॉडी शरीर प्रतिरोधी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ है जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। चार रक्त समूह ए बी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी की स्थिति को देखते हैं, जिसमें तालिका 18.1 में दर्शाया गया है। हम 18.1 तालिका देखते हैं। रक्त समूह है कौन कौन से? ए बी और ओ। चार प्रकार के रक्त समूह पाए जाएंगे मानव में। कौन कौन से? ए बी और ओ। लाल रुधिर कणिकाओं में प्रतिजन ए में तो मिलेगा ए, और प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या होगा? उसके विपरीत। ए में कौन सा होगा? उसके विपरीत एंटी बी। तो रक्तदाता समूह है, मतलब ए को कौन कौन रक्त दे सकता है? एक तो ए दे सकता है और एक ओ। बी देगा तो वो रक्त क्या हो जाएगा? खराब। बी में क्या है? प्रतिजन बी, और इसका प्रतिरक्षी क्या होगा? एंटी ए। तो रक्तदाता बी को रक्त कौन कौन दे सकता है? एक तो बी और एक ओ। और ए बी रक्त समूह है में क्या होगा? प्रतिजन ए बी में क्या होगा? ए बी, और इसमें प्रतिरक्षी अनुपस्थित होता है। और रक्तदाता समूह क्या होगा? ए बी और ओ। और ओ में क्या होगा? प्रतिजन अनुपस्थित होता है। एंटीबॉडीज या प्रतिरक्षी इसमें क्या होगा? ओ में ए और बी दोनों होंगे। रक्तदाता ओ को केवल ओ दे सकता है। तो इससे हमें क्या बात पता चली? जो ओ है वो सभी को रक्त दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है, और ओ को अपने आप को दे रहा है। तो ओ क्या हो गया? सर्वदाता, सभी को दे सकता है। और जो ए बी है वो सभी से रक्त ले रहा है, जैसे ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ओ से भी ले रहा है। तो ये क्या होगा? सर्वग्राही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने टेबल में, एनसीईआरटी की बुक में ही। ये सर्वदाता और ये ए बी सर्वग्राही, बुक में ही लिख लीजिएगा। आगे, दाता एवं ग्राही अदाता के रक्त समूहों का रक्त डालने से पहले सावधानी पूर्वक मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। दाता संयोजिता डोनर कंपैटिबिलिटी तालिका 18.1 में दर्शाई गई है। आगे, उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है। क्या है? सर्वदाता, जो सभी को अपना रक्त दे सकता है, जो सभी समूह के रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए भी सर्व आदाता ग्राही, मतलब है जो सभी से रक्त ले सकता है। नेक्स्ट अपना आरएच समूह है। इसमें क्या बताया गया है? आरएच समूह है एक अन्य प्रतिजन एंटीजन आरएच है जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है, तथा यह आरएच एंटीजन रिसेस बंदर में पाया जाने वाला एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें आरएच एंटीजन होता है आरएच सहित पॉजिटिव, आरएच पॉजिटिव, और जिसमें यह नहीं होता आरएच हीन, मतलब आरएच नेगेटिव कहेंगे। आरएच रहित, आरएच नेगेटिव के व्यक्ति को रक्त आरएच सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो व्यक्ति में आरएच प्रतिजन आरएच नेगेटिव के विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाते हैं। अतः रक्त आदान प्रदान से पहले आरएच समूह को मिलना भी आवश्यक है। नेक्स्ट है, एक विशेष प्रकार के आरएच अयोग्यता को एक गर्भवती आरएच नेगेटिव माता तथा उसके गर्भ में पल रहे भ्रूण आरएच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा अथवा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन गर्भता के माता के आरएच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आरएच नेगेटिव रक्त से शिशु के आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देती है। यदि प्रवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से आरएच नेगेटिव भ्रूण के रक्त आरएच पॉजिटिव के प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट हो सकती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है।
और उसे रक्ताल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा में इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिसिस गर्भ रक्ताणु कोर्कता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का प्रयोग करना चाहिए। आगे है रक्त स्कंदन, रक्त का जमाव। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। किसी की चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। मतलब चोट या लग जाती है तो खून ज्यादा ना बहे तो उसके लिए क्या होता है, रक्त जम जाता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहाने से रोकती है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट, घात, घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग के झाग सा अवश्य देखा होगा। यह रक्त स्कंदन या थक्का है। क्या है? रक्त स्कंदन या थक्का। जहां पर हमारी चोट लगती है वहां पर क्या होता है, लाल या भूरे रंग का एक ऊपर उस पे कोटिंग बन जाती है। ज्यादातर आपने बचपन में कोहनी के हर किसी को चोट लगी होगी, वहां पर आपने रक्त थक्का को जरूर देखा होगा, जो मुख्यतः फाइब्रिन धागों के जाल से बनता है। किससे बनता है? फाइब्रिन के धागों के जाल से। याद रखना है ये वर्ड, फाइब्रिन। इस जाल में मरे तथा शक्तिगत संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन रक्त प्लेज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन से बनती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिएगा इसको। जो फाइब्रिन है वो रक्त प्लेज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से फाइब्रिनोजन बनाती है। फाइब्रिन है वो क्या करेगी, थ्रोम्बिन एंजाइम की सहायता से फाइब्रिनोजन बनाएगी। और एंजाइम कौन सा होगा इसमें? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन से बनती है। और थ्रोम्बिन किससे बनेगा? प्रोथ्रोम्बिन से। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की अवस्था होती है। जब थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा तो कौन सा एंजाइम होगा? थ्रोम्बोकाइनेज। यह एंजाइम समूह रक्त प्लेज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक एंजाइम प्रतिक्रिया श्रृंखला से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करती है, जिनसे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। शक्तिगत ऊतकों द्वारा चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कौन से आयन की? कैल्शियम आयन की। अब ध्यान से सुनिएगा। प्रोथ्रोम्बिन से क्या बनता है? थ्रोम्बिन। इसमें कौन सा एंजाइम यूज होगा? थ्रोम्बोकाइनेज। फिर थ्रोम्बिन क्या बनाएगा? फाइब्रिनोजन। किसकी हेल्प से? फाइब्रिन में। ध्यान से सुनिएगा। प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा थ्रोम्बिन, जहां पर कौन सा एंजाइम यूज होगा? थ्रोम्बोकाइनेज। अब थ्रोम्बिन क्या बनाएगा? फाइब्रिनोजन। किसकी हेल्प से? फाइब्रिन की हेल्प से। और इसमें कौन सा आयन यूज होता है? कैल्शियम आयन। नेक्स्ट टॉपिक अपना लसिका, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का लेक्चर अपन यहीं पर समाप्त करते हैं। जानने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस पर 100 सब्सक्राइबर हो जाए। धन्यवाद।